हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आज बात करें हमारे पास जो बॉम्ब है, ठीक है, उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो भाई नॉर्मली कर हो जाना हमारे पास क्या है कि ये जो चैप्टर हमारे पास है, ठीक है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। उसका चैप्टर फर्स्ट मेरे पास नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। देखो भाई, सबसे पहले ना तुमने जो 11th क्लास है, 11th क्लास के अंदर जो तुमने भाई पढ़ा था वो सिंपल छोटे मोटे बिजनेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर तुम 12th में, तो भाई तुमने 12th में पढ़ा कि जो मेरे पास जो भी बिजनेस होते हैं, ठीक है, उसको उसमें स्टार्टिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो तुमने मैनेजमेंट के बारे में उसके जो पूरे स्टेप्स थे वो पढ़े, ठीक। उसी से रिलेटेड हम क्या इसको आज थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास सामने आती है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, मतलब कि मैनेजमेंट को एज ए नाउन की फॉर्म में पढ़ा जा रहा है, ठीक। तो मैनेजमेंट होता क्या है नॉर्मली भाई, हमारे पास ना कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो किसी भी एक मतलब मान लो प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, ठीक। मैनेजमेंट तो ये होता है। तो मैनेजमेंट रेफर्स टू अ डिस्टिंक्ट ग्रुप, ठीक है, ऑफ पीपल। मेरे पास क्या भैया, अलग अलग मतलब एक तरीके से मान लो जो अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप होता है, ठीक। डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ अदर पीपल, ठीक है, जो करते हैं भाई दूसरे लोगों की एक्टिविटी को डायरेक्ट करते हैं, ठीक। एंड मटेरियल, देखो एक तो लोगों का और दूसरा मटेरियल का, मतलब मटेरियल रिसोर्सेस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। देखो भाई, जिस गोल को हम पहले से डिसाइड कर रखे हैं, फिर जिसको हमने पहले से प्री डिटरमाइन कर रखा है, ठीक, इस गोल को पाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, नॉर्मल मानो जो बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, उसी का बोलते हैं मैनेजमेंट एज अ नाउन बोलते हैं। सिंपल से भाई बस इसकी एक ही बात है कि कभी भी अगर हम किसी एक गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब भाई मैनेजमेंट की अगर दूसरी फॉर्म बोले मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेस, तो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेस एज अ मैनेजमेंट। जो देखो भाई, हम जो मैनेजमेंट को इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एज मैनेजमेंट एलोकेट, पता लगाता है, ऑर्गेनाइज सही मैनर में, एंड ऑप्टिमाइज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। भाई जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो पैसा वगैरह है उसका ढंग से यूज करता है, कह रहे कि लाइक लेबर कैपिटल, ठीक है, एंड एक चीज बोलते हैं जो वैसे भाई कि एफिशिएंसी एंड ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऐसा क्यों होता है, टू अचीव द एफिशिएंसी एंड ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है भाई, देखो मैनेजमेंट को अगर हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो हमें बस एक बात ध्यान रखनी चलती है कि मैनेजमेंट को इकोनॉमिक रिसोर्सेज इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से चलाता है। भाई दूसरी बात करते हैं, मैनेजमेंट एज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है मेरे पास क्या भाई, वो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। वो कैसे है, मैनेजमेंट एज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व लीडर्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टास्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। नॉर्मल सी बात क्या, देखो पहले हमने यहाँ पढ़ा मैनेजमेंट एज रिसोर्सेस, यहाँ पढ़ा मैनेजमेंट एज अथॉरिटी, मतलब कि मैनेजमेंट क्या भाई, मैनेजमेंट के अंदर अथॉरिटी भी आती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या बातें पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है भाई, भाई इन्वॉल्व्स लीडर डायरेक्टिंग, ठीक है, मतलब जो लीडर होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं वो होता है, एंड कंट्रोलिंग, उनकी डायरेक्शन और कंट्रोलिंग होती है। वो भी क्यों होता है भाई, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, ठीक। भाई अब जो हमसे अगली बात करते हैं, हाँ भाई, कह रहे मैनेजमेंट एज ए क्लास और एलाइट मैनेजमेंट, ठीक है, थोड़ा इसमें देख लेना, मतलब कि उसका इंक अलग सी है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है, जो मैं मैनेजमेंट एज ए क्लास, ठीक है, और एलाइट, ठीक। तो मैनेजमेंट एज ए क्लास और एलाइट रेफर्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। भाई ये क्या होता है बस, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु ओवरसी एंड मेक डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन। जो क्या करते हैं, देखो एलाइट या फिर क्लास, क्योंकि वो किसी भी एक मैनेजमेंट में काम करते हैं, ठीक है, और उसी मैनेजमेंट में काम करके वहां पे जो भी मेन डिसीजन है वो लेते हैं, ठीक है। भाई वैसे ही बस अगला है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है। तो मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, टू प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल रिसोर्सेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एफिशिएंटली, ठीक है। भाई जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको बहुत ही कम पैसा खर्च करके उसको अचीव कर पाए। भाई अगली बात करते हैं, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। भाई मैनेजमेंट डिसिप्लिन भी बोला गया, वो क्यों बोला गया, वो वाली बात सुनो भाई। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेस टू अचीव गोल एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विद एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई इसको डिसिप्लिन इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें ना सब कुछ लाइन से फॉलो करना होता है। पहला पहला प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है,
कंट्रोलिंग, ऐसे इसके बहुत ही मतलब इसके ना 2 स्टेप और है बीच में, इसके 2 स्टेप्स और है, ठीक है। तो नॉर्मली वो सिंपल सिंपल स्टेप्स होते हैं, ठीक है भाई। अगली बात करते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज अ टू डिस्टिंक्ट टर्म्स, ठीक है भाई। होता क्या है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या दोनों दोनों के अलग है भाई। तुम्हारे ना 4 से 6 मार्क्स तक के आए तुम्हारे एग्जाम में से क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई देखो हमारे पास क्या बोल रहा है, पहला भाई इसका फोकस क्या होता है, फोकस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है भाई। जो मेरे पास मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। जब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ये इसके पार्ट है, ठीक है। तो भाई इसका फोकस क्या है, फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम क्या होता है, जो भी हमारे पास पॉलिसी है उसको क्रिएट करना, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे मान लो लागू करना, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे मान लो कि जो जो प्रोसीजर है एंड रेगुलेशन टू इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशन एंड कंप्लायंसेस। और भाई इसमें क्या देखो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग रिसोर्सेस एंड पीपल टू मीट ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई। इसका वर्क क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर इसमें ना इसकी जो ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसमें क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नॉर्मल में क्या काम चल रहे होते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला बता दिया, दूसरा मैं एडमिनिस्ट्रेशन का ये वाला बता दिया। अगली बात करते हैं लेवल ऑफ वर्क भाई। तो अगर लेवल ऑफ वर्क की बात करें तो प्राइमली इन्वॉल्व इन द, एक तरह से मान लो भाई एक्सिक्यूशन, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डे टू डे ऑपरेशन। भाई डेली बेस पे जो भी हमें काम करना है वो सारा सारा काम मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। और इसकी बात करें, मोर कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग, ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। भाई ज्यादा इसका फोकस कहाँ पे होता है, एक तो डिसीजन मेक करने में, ठीक है, और जो मेरे पास अगला है होगा भाई सेटिंग ऑब्जेक्टिव में एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, भाई जो भी लंबे समय के लिए जो प्लानिंग है वो करने में, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं नेचर ऑफ टास्क, भाई किस तरह के काम करता है। तो इन्वॉल्व्स हैंडलिंग हैंडलिंग रूटीन एंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक टास्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। भाई इसमें ना इस तरह के काम होते हैं। एक तो मेरे पास क्या देखो भाई, इन्वॉल्व हैंडलिंग रूटीन एंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक टास्क, भाई जो भी एकदम स्पेशल स्पेशल वर्क है ना, वो इसमें मान लो कि ऐसा मान लो भाई जैसे इनकम टैक्स रिटर्न करवाना है, ठीक है। और जो भी जो मेन मेन सारे सारे काम होते हैं ना वो सारे सारे इसी के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली बात करते हैं भाई, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व हैंडलिंग ब्रॉडर एंड स्ट्रेटेजिक टास्क, ठीक है। इसमें तो जो भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं वो सारे सारे देखे जाते हैं। और जो भी स्ट्रेटेजिक मतलब ये स्ट्रेटेजिक टास्क है, इसका मतलब ना जो किसी स्ट्रेटेजी को लेके, कोई प्लानिंग को लेके, ठीक है, कोई सा प्लान है उसको लेके, या फिर कोई सा काम करना है, ठीक है, उस काम को लेके सारे सारे टास्क है इसी के अंदर देखे जाते हैं। उसके बाद भी अगली बात करते हैं अभी, और क्या इसमें पॉलिसी डेवलपमेंट, भाई कोई सी पॉलिसी बनानी वो इसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। एंड सुपरविजन, किसी भी काम को सुपरवाइज करना कि भाई इस काम को कौन करेगा कौन कौन नहीं करेगा, इस काम में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, ये सारा सारा इसी के अंदर देखा जाता है। अगली बात करते हैं इसके स्कोप की, तो डील विद द हाउ एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, मतलब कोई सा भी काम कैसे होगा ये वो करता है, ठीक है। और जो मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें क्या होता है, कंसर्न विद द व्हाट एंड व्हाई, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, भाई क्या करना है और उस काम को क्यों करना है, ठीक है, ये सारा सारा इसके अंदर देखा जाता है। लीडरशिप की अगर बात करते हैं भाई, तो रिक्वायर लीडरशिप एंड इंटरपर्सनल स्किल टू लीड टीम एंड ड्राइव परफॉर्मेंस। देखो भाई होता क्या है, इसमें ना हमारे पास क्या है कि स्किल की जरूरत पड़ती है, कह रहा है कि रिक्वायर्स लीडरशिप एंड इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। इसमें भाई क्या है कि इन दो स्किल की जरूरत पड़ती है वरना तुम चला नहीं पाओगे। अगर हमारे पास है भाई रिक्वायर मोर स्ट्रेटेजिक एंड लीडरशिप टू गाइड ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल डायरेक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि एक किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, कोई सा अगर हम काम करें उस काम को करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और उस काम को कौन कौन करेगा, ये सारी बात इसी के अंदर देखी जाती है। भाई अगली चीज जो मेरे पास है ये टाइम ऑफ वर्सन, भाई कह रहे कि मोर शॉर्ट टर्म एंड इसको बोलते हैं हाँ भाई इसमें इतना ज्यादा के चलना है बस, ठीक है, मोर शॉर्ट टर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है मोर लॉन्ग टर्म, ठीक, बस ये ध्यान के चलना है। ये तो स्टैटिकल है, ठीक है, एंड स्टैटिकल, ठीक है, ये स्टैटिकल है मतलब डाटा वाइज है, और ये तुम्हारे पास है और जो समझिए ये स्ट्रेटेजिक। हाँ भाई, हम अगली बात करते हैं बस है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिनोनिम्स, ठीक है। भाई दोनों को एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची कैसे हैं इसकी बात करते हैं। तो भाई पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली,
ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे जगह यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द प्रोसेस, ओवरसीइंग एंड डायरेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों को एक साथ चलना पड़ता है, वरना काम होता नहीं है। कह रहा बोथ इन्वॉल्व प्लानिंग, भाई दोनों के अंदर प्लानिंग होती है, दोनों के अंदर ऑर्गेनाइजिंग भी करना होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी दोनों के अंदर होता है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो भी डिसीजन मेक करना होता है वो इसके अंदर होता है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये चीज भाई। और ऐसा क्यों करते हैं भाई, दोनों दोनों ऐसा काम करते हैं जो भी मेरे पास जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो भाई द डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। भाई इसको टोटल 4 पार्ट में बांटा गया जो मेरे पास डेफिनेशन है। पहला पहले बोलते हैं, इसको बोलते हैं, स्कूल बोल रखा है, तो फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, इसलिए इसको क्या है मतलब कि प्रोसेस स्कूल बोलते हैं। दूसरा पास है ह्यूमन रिलेशन स्कूल, ठीक है, इसको ह्यूमन रिलेशन स्कूल क्यों बोलते हैं, emphasize the importance of understanding and managing human interaction and relationship with the within an organization। देखो इसको ह्यूमन स्कूल मतलब ह्यूमन रिलेशन स्कूल क्यों बोला गया है, क्योंकि एम्फेसाइज करता है, ठीक है, कि मतलब ये तो मतलब बताता है क्या इंपॉर्टेंस किस चीज की, मतलब जरूरत है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब जो जितने भी इंसान है, ठीक है, जितने भी इंसान है उन सब के साथ वो कैसे कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये सारी की सारी बात उसके अंदर सिखाई जाती है। इसीलिए अगला वर्ष इसको बोलते हैं डिसीजन स्कूल। तो सेंटर अभी सेंटर्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट, ठीक है, इसको होता क्या भाई, एक तो इसे मान लो कि सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर इसका ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक अच्छा डिसीजन मेक करने के लिए भाई इसकी काफी जरूरत पड़ती है, ठीक है, इन मैनेजमेंट कंसिडरिंग वेरियस अप्रोचेस एंड टेक्निक, भाई इसमें बहुत सारे अप्रोच होते हैं, ठीक है, और बहुत ही अलग अलग टाइप की टेक्निक होती है। चौथी बात करते हैं सिस्टम एंड अभी कंटीजेंसी स्कूल है, इसको क्या बोलते हैं, तो सिस्टम एंड कंटीजेंसी स्कूल बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं, to consider the influence of the broader organizational system। देखो भाई जो मेरे पास ना एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे जो बड़ा सिस्टम है, ठीक है, उस पर फोकस करता है, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ कंटीजेंसी स्कूल बोलते हैं। मतलब सिस्टम एंड कंटीजेंसी स्कूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो कोई सी भी कंटीजेंसी हो सकती है, फ्यूचर में कोई सी भी घटना हो जाती है, उन सबको भी सबके कंट्रोल करते हैं, ठीक है, यानी कि एंड एक्सटर्नल फैक्टर, भाई कोई सा भी एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, मतलब मान लो भाई क्या अगर नेचर में कुछ चेंज आ रहा है, मान लो कि गवर्नमेंट को चेंज कर दे, हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसको भी कंट्रोल करता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर ऑन मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब कि जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, जो मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, उस सब में एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स करते हैं। एंड एडवोकेटिंग एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, जो एडेप्टेबिलिटी ना क्या करते हैं, जो भी चेंजेस है उसको अडॉप्ट अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, सिस्टम एंड कंटीजेंसी स्कूल बोलते हैं। ठीक भाई, अगली बात करते हैं जो वैसे नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं भाई, हाँ भाई, तो मेरे पास पहले क्या है, जो नेचर अगर नेचर बात कर दे तो पहले इसमें क्या बोल भाई कि यूनिवर्सलिटी, ठीक है, इसका मतलब सब जगह अप्लाई होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं नेचर ऑफ जो मेरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास क्या भाई है कि इसको बोल सकते हैं कि जो मेरे पास यूनिवर्सलिटी है, मतलब कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज कॉमन एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सब जगह भाई कॉमन है, ठीक है, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सब जगह मैनेजमेंट काम करता ही करता है। दूसरी बात करते हैं भाई पर्पसफुल, भाई देखो जब भी मैनेजमेंट बनता है, ठीक, उसका एक ही एम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करना, ठीक है, तो कह रहे कि मैनेजमेंट एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है, तो भाई उसके आगे ना तो हल्का सा पढ़ लेना। अगली बात करते हैं भाई, ये सोशल प्रोसेस है, मतलब सोशल प्रोसेस क्यों बोलता है, तो देखो ऐसा कह रहे कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग पीपल ऑर्गेनाइज इनटू वर्क ग्रुप, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या भाई एक तरीके से हैंडल करता है क्या, पीपल ऑर्गेनाइज इनटू वर्क ग्रुप, भाई किसी भी एक वर्क ग्रुप में अगर कोई काम कर रहा है उन सबको हैंडल करने का है, तो इट इंक्लूड्स retaining, developing and motivating individual while caring about their satisfaction as a social being। देखो भाई तो सोशल प्रोसेस क्यों बोला गया, जो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जो मान लो कि तुम्हारे अंदर के स्टाफ है, तुम्हारा जो मैनेजमेंट है उसका स्टाफ है,
तो फिर मान लो कि जो तुम बाहर कहीं काम करते हो भाई उन सबके स्टाफ है, तो जो भी तुम्हारे स्टाफ वगैरह भाई उन सबके बारे में क्या है काफी ज्यादा मतलब नोटिस करते हैं और उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई, जो मेरे पास फोर्थ वो है भाई, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग फोर्सेस है। भाई देखो जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट को हम कोऑर्डिनेटिंग फोर्स ही बोलते हैं। मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेटिंग फोर्स क्यों बोला जाता है वो वाली बात सुनो। हाँ भाई, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेटिंग फोर्स इसलिए होता है क्योंकि जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सब में जो भी अगर मान लो कि कोई दिक्कत होती है, ठीक है, उन सबको सुधारने में हेल्प करता है। और जो दूसरी चीज है, जितने भी लोग हैं उन सबको एक साथ काम करने के लिए मोटिवेट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज अरेंज एक्टिविटी टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन। देखो भाई, इसमें कोऑर्डिनेट सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो कोई सी डुप्लीकेशन होगी नहीं। मुझे पता है भाई कि अगर ये वाला काम मैंने इसको दिया तो वही करेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास ए है, ठीक है, मैंने ए को कोई सा वर्क दिया है, ठीक है, अब काम में काम अगर गलत हो जाएगा तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो ए को ठहराऊंगा ना। ठीक है, जो ए है वही तो इसका भुगतान करेगा। ठीक है, जैसे मान लो भाई तुम अगर कहीं गए, ठीक है, और तुम्हारी जॉब लग गई कैशियर की, कैशियर उस अब भाई वहां पे जितना पैसा, उस पैसे में जितने पैसे कम पड़ेंगे वो सारा सारा पैसा तुम्हें ही भरना पड़ता है। ठीक है, अब सुनो भाई, अगली बात करते हैं, जो व्यवस्था इसको बोलते हैं इंटेंजिबल है। ठीक है भाई, जो मैनेजमेंट हो गया इंटेंजिबल, मतलब उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील करेंगे भाई हाँ भाई यहाँ पे मैनेजमेंट है। देखो भाई, तो कह रहा है मैनेजमेंट इज अ इनविजिबल बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी सीन इन ऑर्डरनेस। ठीक है, मतलब ऑर्डरनेस है, इसका मतलब मेरे पास भाई जो मैनेजमेंट है वो क्या इंटेंजिबल है। ठीक है, इंटेंजिबल मतलब इसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक, और लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। भाई अगला मेरे पास है कंटिन्यूस। मैनेजमेंट क्या कंटिन्यूस है, मैनेजमेंट मेरे पास एक कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको हम एक बार कर ले फिर खत्म हो जाए, वो कंटिन्यूसली करना पड़ता है। तो कह रहे हैं मैनेजमेंट इज एन ongoing process। इसका भी ongoing process है, persisting as a long as organized efforts, ठीक है, are made to achieve group goal। भाई देखो इसमें क्या है पास, एक है continuous process है, और इस continuous process के अंदर जो बात देखी गई है भाई, वो बात क्या है कि अगर एक काम पूरा हो गया दूसरा काम करना पड़ता है। मान लो कि एक बार प्लानिंग खत्म, प्लानिंग खत्म होने के बाद ना अब किसी दूसरे काम की प्लानिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, तो ऐसा क्या हर पूरा मतलब जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। जो अगला पास भाई कंपोजिट, हमारा कंपोजिट फिर कंपोसाइट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट फंक्शन आर नॉट सेपरेट, ये भाई सेपरेट नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड। भाई मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस है वो सारे सारे क्या इंटरकनेक्टेड है, बिना एक प्रोसेस के दूसरा प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला मेरे पास है क्रिएट ऑर्गन। इसका मतलब भाई क्या होता है कि हर एक काम एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो मैनेजमेंट क्रिएट एक तरह से मान लो कि भाई इसको बोलते हैं साइनर्जी। ठीक है, सर जी अचीविंग रिजल्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। वही होता क्या देखो, जो मैनेजमेंट है वो क्या भाई ऑर्गन क्रिएट करता है, और जो भी ऑर्गन क्रिएट कर रहा है उस क्रिएट किए गए ऑर्गन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, ठीक है, वो हर एक काम को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे मान लो कि भाई ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, वही तो ऐसा ही है, तो हर एक काम को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अब ये देखो, अगली बात करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है। तो पहले इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, एस्पेक्ट है और उसका डिस्क्रिप्शन है बता रखा है। फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। दूसरा लेवल, इसमें टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड मतलब कि इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक तो टॉप लेवल होता है, दूसरा मिडिल लेवल है, तीसरा क्या लोअर लेवल है, सारे लेवल में आ गए। एरिया की बात करें कौन कौन सा एरिया कवर करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और भी बहुत सारे काम है। अगर सेक्टर की बात करें, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, उसको बोलते हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई इन सब जगह ये अप्लाई करता है। और स्किल की बात करें, इंटरपर्सनल स्किल चाहिए, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल मतलब है एक दूसरे को समझने की स्किल, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, किसी भी काम को करना है तो उसके लिए जो भी हमें डिसीजन लेना है उन सब की स्किल आनी चाहिए। अगला भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें कोई सी अगर प्रॉब्लम दी तुम उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तुम्हें कोई सी प्रॉब्लम दी और तुम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाए तो दिक्कत आती है। ठीक है, अगली बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, तो हाँ भाई, मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोल सकते हैं, ठीक है, तो वैसे तो तुमने इसको पहले पढ़ रखा है अपने 12th क्लास में, चाहो तो भाई वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन बात करते हैं इसमें तुम्हें तो थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ उसको। पहले बात करते हैं फीचर ऑफ साइंस क्या है। ठीक है, तो पहले भाई सिस्टमैटिक अप्रोच है, मतलब इसके अंदर एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बात करें, फॉलो अ स्ट्रक्चर एंड मेथोडिकल अप्रोच। ठीक है, साइंस हमेशा क्या होता है कि ये ना हमेशा एक सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे मान लो कि अगर मुझे H2O है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, तो इसमें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद काम चलता है वरना काम चलता ही नहीं है। तो
वैसे अगर इसकी एप्लीकेशन बात करें मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट यूजेस स्ट्रक्चर प्रोसेस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो इसमें क्या होता है, पहली चीज तो इसमें अप्लाई करें, मतलब देखो पहले मेरे पास क्या है, साइंस के फीचर क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच है, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं कि भाई हमेशा एक ना मेथड फॉलो करना होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है, मेथड फॉलो करना है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, टॉपिक का हमारे पास मतलब ही है कि जैसे मान लो, तो मैं तो बता रहा हूँ, ये साइंस है, ठीक है, साइंस को हम मैनेजमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। कंपेयर के बाद चेक करें भाई दोनों मैच करते हैं कि नहीं, मतलब कि हम मैनेजमेंट को साइंस बोले, आर्ट्स बोले या फिर कॉमर्स बोले, तीनों में से क्या बोले, फिर इसको प्रोफेशन बोले, क्या बोले, ठीक है। भाई दूसरी बात करते हैं, इंपेरिकल एविडेंस है, ठीक है, रिलाइज ऑन डाटा एंड एविडेंस फॉर वैलिडेशन। साइंस के जितने फॉर्म है वो सारे किसी न किसी डाटा या फिर मान लो कोई ना कोई वैलिडेशन, ठीक है, एक सर्टिफिकेट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी सेम है, मैनेजमेंट यूजेस डाटा टू इन्फॉर्म डिसीजन एंड असेस परफॉर्मेंस। भाई मैनेजमेंट सेम करता है, तो देखो दो तो मैच कर गए, ये मैच कर गया, ये मैच कर रहा है। अगला भाई ऑब्जेक्टिव, तो भाई इसका मतलब क्या है, स्ट्राइव्स फॉर ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजिंग सब्जेक्टिविटी। इसमें क्या भाई नॉर्मली बोले कि ये करता क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है सीधा वहां पहुंचता है, और जो हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, जो मतलब कि ऐसे मुद्दा है कोई, जो मतलब कि जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करता है, ठीक। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें क्या भाई, इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर मतलब इम्पार्शियलिटी इन इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग। मैं देखो ये वाला नॉर्मली मैच नहीं करता, ठीक, दो तो मैच कर गए, तीसरा मैच नहीं कर रहा। अगला मैच भाई थ्योरी डेवलपमेंट। भाई देखो साइंस के अंदर थ्योरी डेवलप करते हैं, और जो मेरे पास मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी क्या बोलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से जो थ्योरी है उसको डेवलप करना पड़ता है, ठीक। बात करें भाई यूनिवर्सलिटी, ठीक है, कह रहे कि प्रिंसिपल अप्लाई कंसिस्टेंटली अक्रॉस कंटेक्स्ट। देखो भाई इसमें होता ऐसा है, जो साइंस के जितने फॉर्म है सब जगह अप्लाई होते हैं, जो मैनेजमेंट है भाई उसके भी ब्रॉडली सब जगह अप्लाई होते ही होते हैं, ठीक है। अगली चीज भाई, साइंस के जितने फॉर्म है वो सारे एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस है, ठीक है, वो सारे का भी एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट के बेस पे, एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट आदि होते हैं। और मैनेजमेंट भी सेम होता है, ठीक है, मैनेजमेंट में अगर हमें कोई सा रूल बनाना है तो पहले हम क्या उसमें पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही सारा काम होता है। अगली बात करते हैं, जो मेरे पास है भाई, ये ना 3 पॉइंट है वापस, ठीक है, इन 3 पॉइंट को अगर सब पढ़ लेना तो मैं समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो 3 पॉइंट है इससे आराम से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा अगली बात करते हैं। हाँ भाई, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखो अगर हम नॉर्मली बोल जाए ना, उसका जो ऊपर है कंक्लूजन निकालू मैं, तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। मैं देखो मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर प्योर साइंस होगी उसका मतलब बहुत ही टफ है, जो रूल है सेम अप्लाई करना पड़ेगा, पर ऐसा पॉसिबल है नहीं। कि देखो कभी ऐसा हुआ है, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैनेजमेंट के हिसाब से। मान लो कोई सा मैनेजमेंट है, कोई सी बिजनेस है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, लोग ना ढंग से काम करते नहीं थे, ठीक, तो लोगों को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना लोगों को आइसक्रीम दिखाने के लिए कि जो भी ढंग से काम कर लिया 2 घंटे लगे, कहीं जाके एक आइसक्रीम खा लो, ठीक। सेम चीज ना भाई हमारे पास क्या है, एक ऐसे बहुत ठंड है, वही फैक्ट्री है, ठीक, तो यहाँ भी लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या इसकी सिचुएशन के हिसाब से कॉफी देनी चाहिए, ठीक है, कॉफी देनी चाहिए, नहीं कि तुमने इसको भी आइसक्रीम दी। तो जो रूल है, जो भी हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसको डिट्टो अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करो तो दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे जो वेदर है वो क्या गर्मी था, तो मैंने कहा आइसक्रीम दी, लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि ठंड का मौसम है, कॉफी देनी चाहिए, ठीक है, आइसक्रीम नहीं देनी चाहिए, तो रूल क्या चेंज होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस बट इनकॉर्पोरेट सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल एंड सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि सिस्टमैटिक मेथड वगैरह follow करते हैं, लेकिन डिट्टो साइंस नहीं है, ठीक है। दूसरा मेरे पास अभी एस्पेक्ट की बात करेंगे तो डेफिनेशन, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट एज आर्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो भाई ये सारी ना पुरानी बात है वैसे, तो फिर बता रहा हूँ, कह रहे कि इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्किल, बहुत जरूरी है, ठीक है, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है आर्ट के अंदर, ठीक है। और जो अगर बात करें इनोटेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई इन सब में एक्सपर्ट होना जरूरी होता है आर्ट के अंदर। मैं तुमसे बोलूं भाई कि तुम्हें क्या करना है, एक चित्र बनाना है, ठीक है, उस चित्र को बनाने के लिए भाई अब तुम्हें क्या है कि मतलब स्किल की जरूरत पड़ेगी ना, बिना स्किल के बना दोगे, ठीक। उसके बाद अगर बात करें स्किल की, तो रिक्वायर प्रैक्टिकल स्किल, भाई आर्ट के अंदर प्रैक्टिकल स्किल की बहुत जरूरत है, सच एज लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, डेवलपमेंट थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। भाई जो आर्ट है
आर्ट में भी क्या होता है, ये सारा कैसे डेवलप होते हैं, ये भी एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से डेवलप होते हैं। और साइंस के अंदर भी सेम चीज है, ठीक है, इसमें क्या एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस जरूरी है। अगली बात है भाई क्रिएटिविटी, तो creative aspect of management like innovation and adapting to unique situation। भाई इसमें क्या है कि ना जो भी एक तरीके से मान लो जो यूनिक सिचुएशन है उन सब में उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, ठीक है। और साइंस में भी सेम सीन है, अगर अलग सिचुएशन है तो उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर बात करें सब्जेक्टिविटी, तो अलाउ फॉर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड फ्लेक्सिबल इन मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज। देखो भाई जिस तरीके से इसमें जो आर्ट्स के फॉर्मूले फ्लेक्सिबल है, ठीक, साइंस के फॉर्मूले क्या फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब भाई अगर ना इन सबको हम अगर कंक्लूड करें तो मैनेजमेंट इज ऑफ्टन कंसीडर्ड बोथ साइंस एज एन आर्ट, ठीक, उसको साइंस बोल सकते हैं, आर्ट से बोल सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली बोले तो ज्यादा देखो साइंस है तो सॉफ्ट साइंस है, लेकिन कंप्लीट आर्ट्स नहीं है। भाई ये जो नोट है ना काफी शॉर्ट नोट है, ठीक है, काफी शॉर्ट है। अगर तुम्हें ना भाई पूरा डिटेल चाहिए ना, ठीक है, तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो साइंस। तो मैनेजमेंट इज ऑफ्टन कंसिडर्ड बोथ साइंस एंड आर्ट, तो ब्लेंडिंग सिस्टमैटिक प्रिंसिपल विद क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल, ठीक है। इसमें देखो एक तो बहुत सारे प्रिंसिपल सिस्टमैटिक प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं, ठीक है, विद क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल, भाई काफी जो प्रैक्टिकल स्किल है इन सबको देखते हुए। अब भाई अगली बात करते हैं, देखो हाँ भाई अगर एस्पेक्ट की बात करें तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ठीक है। मेरे पास जो है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है, इसमें क्या है, तुम्हारे पास क्या एस्पेक्ट स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। इसकी अगर एक्सप्रेशन की बात कर लें तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिस्टिंक्ट नॉलेज एंड टेक्निक ड्राइंग फ्रॉम वेस्ट डिसिप्लिन। देखो भाई जो मेरे पास प्रोफेशन है, ठीक है, वो कहाँ से भाई बहुत सारे डिसिप्लिन से इन सब से ड्रॉ किए जाते हैं। साइंस के अंदर भी सेम सीन है। अगला फॉर्मल एजुकेशन, जिस तरीके से भाई मेरे पास जो मैनेजमेंट मतलब कि जो प्रोफेशन है उसमें क्या फॉर्मल एजुकेशन होती है, साइंस के अंदर भी क्या है फॉर्मल एजुकेशन होती जरूर है। भाई अगली बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेटस, ठीक, इसमें क्या होता है परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टेटस को देखा जाता है, ठीक है। यानी कि मैनेजर स्टेटस रिलाइज ऑन परफॉर्मेंस नॉट एक्सटीरियस फैक्टर, ठीक है। भाई मेरे पास क्या है कि जो भी जो प्रोफेशन होता है, ठीक है, प्रोफेशन के अंदर क्या है एक तरह से बोलो मेरे पास ना परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड होते हैं, स्टेटस के हिसाब से होता है। लेकिन साइंस में ये चीज नहीं देखी जाती है। कोड ऑफ एथिक्स, ठीक, जो भी भाई मेरे पास जैसे मान लो कि जो प्रोफेशन है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट ध्यान रखना है। मान लो कोई भाई एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको कुछ कुछ रूल को फॉलो करना होता है। मान लो कोई सीए है, ठीक है, सीए है, सीएस है, सी में है, लॉयर है, ठीक है, इसको प्रोफेशन है। तो ये सारे सारे क्या भाई एक अपना ना एथिक्स फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं। साइंस के अंदर भी रूल फॉलो किया जाता है, ठीक। इन सब के बेस से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक्सहिबिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। भाई मैनेजमेंट के अंदर ना कुछ कुछ तो है भाई, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, ठीक, मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन सारे नहीं है, ठीक है। सच एज ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, भाई दोनों के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेटस भी चाहिए होता है, बट लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। भाई मैनेजमेंट है, ठीक है, मतलब जो मेरे पास मैनेजमेंट है, ठीक, इसको अगर हम प्रोफेशन से कंपेयर करें तो सब जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे ना जैसे इसको साइंस से कंपेयर कर दिया मैंने, ठीक है, जो मैं इसका यहाँ पे जो कोड ऑफ एथिक्स है इसको साइंस से कंपेयर किया, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर भी होता है, जैसे मान लो कुछ ना कुछ तो एथिक्स वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो सब जगह अप्लाई नहीं करते, ठीक है। भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा भाई देखो ऊपर वाले, अच्छा ऊपर या तो ऊपर वाला पढ़ लो या फिर नीचे वाला, बात वही पड़ेगी। भाई अपना जो व्यवस्था जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, या सुनो। तो अभी अगर ना जो उसका लेवल ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करें तो जो पहले वैसे इसको बोलते हैं टॉप लेवल, ठीक है। टॉप लेवल जो मेरे पास है, टॉप लेवल का काम क्या होता है पहले वाली बात समझ लो एक बार। हाँ भाई द टॉप लेवल इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सारे होते हैं, सीईओ होते हैं, ठीक है, और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वो सारे होते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। भाई जो पूरा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन उसका जो भी मैनेजमेंट चल रहा है उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर पूरे बिजनेस में कुछ भी दिक्कत आती है तो इन्हीं सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, क्योंकि यही सारे लोग हैं जो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। दे फॉर्मुलेट पॉलिसी,
ठीक है, पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजी कनेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब क्या करते हैं भाई, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बाहर के मतलब जो बाहर एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट करते हैं। भाई जो दूसरा पास है वो है मिडिल मैनेजर से, ठीक। होता क्या भाई, डिपार्टमेंट एंड ब्रांच मैनेजर मेक अप द मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। जो अगर बात करें नॉर्मली भाई कि जो मिडिल, देखो जैसे टॉप के बारे में बता दिया मैंने, अब मिडिल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंटल ब्रांच मैनेजर, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर और जो ब्रांच मैनेजर है ये सारे सारे के भाई ये मिडिल मैनेजमेंट को ठीक। फिर दे दे ट्रांसलेट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इनटू एक्शन, ठीक है। करते क्या भाई, जो भी प्लान वगैरह है, ठीक है, प्लान को एक्शन करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग द डायरेक्टिव फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट विद द कैपेसिटी ऑफ लोअर मैनेजमेंट। भाई करते क्या है, ये जो मिडल वाले टॉप वाले से डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उसको लोअर वाले के लेवल बनाते हैं। मतलब कि देखो जो टॉप वाले इन्होंने रूल बनाया, रूल ज्ञान के पास इन्होंने इजी वे में करके थर्ड लेवल को समझा दिया। तो भाई वही बात करते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट है तो सुपरवाइजर एंड फोरमैन, जो सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है, और जो फोरमैन जो काम कर रहे होते हैं बिलोंग टू दिस कैटेगरी, सारे लोअर लेवल पर डिपेंड होता है, सारे सारे क्या लोअर लेवल के अंदर आते हैं। भाई अगली बात करते हैं जो मेरे पास है और ऑलमोस्ट मान लो लास्ट के कुछ टॉपिक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल, ठीक है, जो मैनेजरियल स्किल है उसको क्लासिफाई कर रखा है। पहले बोलते हैं भाई टेक्निकल स्किल के अंदर, ठीक है, पहले क्या टेक्निकल स्किल है, तो इट इज प्रोफिशिएंसी तो यूज टूल्स, कोई सा भी टूल्स है उसको यूज करना, ठीक है। मेथड एंड टेक्निक फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए अगर किसी भी टूल का मेथड का या टेक्निक का यूज करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल स्किल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा भाई ह्यूमन स्किल, तो इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मोटिवेटिंग एंड बिल्डिंग इफेक्टिव टीम्स, ठीक है। जो ह्यूमन स्किल है इसमें क्या होता है भाई, लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, इन सबको मोटिवेट करना काम के थ्रू, मतलब काम के लिए इन्हें मोटिवेट करना, एंड बिल्डिंग इफेक्टिव टीम भाई, और ये करते हैं एक ना अच्छी टीम बनाने में हेल्प करते हैं। जो नेक्स्ट बस को बोलते हैं कंसेप्चुअल स्किल है, द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, भाई पूरे बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही है, ठीक है, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग देयर इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, जो भी इंटरडिपेंडेंसी उन सबको समझना, मतलब कौन सा काम किससे रिलेटेड है, कौन सा काम किससे रिलेटेड नहीं है, इन सबको समझना, ठीक। एंड व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशनल, एक तरह मतलब कि इसको बोलते हैं हॉलिस्टिकली, ठीक है। नॉर्मली इसका मतलब क्या हो जाता है कि ना देखो जो कंसेप्चुअल स्किल है इसमें जो भी हमारे पास जितने भी काम चल रहे हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर उन्हीं सबको क्या मान लो एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करोगे, इससे मान लो कि भाई परचेज है, ठीक है, कितना परचेज करना है पता कैसे चलेगा, ये सारा पता चलेगा जो भी स्टॉक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो स्टोर वगैरह संभालते हैं उनसे पता है भाई कौन सामान कितना है कौन सामान कितना नहीं है, ठीक। इसके हिसाब से भाई अगली बात करते हैं ये सारा सारा, ठीक है। सिक्स हाँ भाई कह रहे कि सिक्स मिक्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसको भाई ना पढ़ने हैं, जैसे कह रहे हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या है प्राइमरी स्किल एम्फेसिस, ठीक है, और जो मेरे पास है सेकेंडरी स्किल एम्फेसिस। इसमें होता क्या है, जो मेरे पास प्राइमरी है तो अगर बात करें टॉप लेवल पे इन सब पे कंसेप्चुअल बात, ह्यूमन स्किल की बात चलती है, और जो वैसे मिडिल लेवल पे इसमें ह्यूमन स्किल और जो कंसेप्चुअल स्किल दोनों चलती है, और जो लोअर लेवल इस पे टेक्निकल स्किल एंड ह्यूमन स्किल इन सब की बात चलती है। बस ये चीज ध्यान रख चलना है, लेकिन इसको ढंग से समझना है तो क्या कर सकते हैं, देखो टॉप टॉप मैनेजमेंट की बात करें, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल। इसमें देखो एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल चाहिए होता है, मतलब बहुत ही तगड़े कंसेप्ट चाहिए होते हैं, और दूसरा ह्यूमन स्किल, भाई ह्यूमन स्किल काम नहीं चलता, ठीक है, टू सेट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को सेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो मिडिल मैनेजमेंट है इसके ऊपर पढ़ा चुका हूँ, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इस भी पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हाँ भाई ये सात उन्होंने पहले पढ़ लिया है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और जो कंट्रोलिंग, ये सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब भाई मेरे पास नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके पीछे रीजन क्या है। देखो जो मेरे पास मैनेजमेंट है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो पहले पास इसको बोलते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है टू अपहोल्ड मोरल वैल्यू का मतलब है कि अगर हम कुछ काम करें, ठीक है, उसको समाज को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक। और जो दूसरी बात हमारे पास है भाई
इंश्योरिंग फेयर एंड जस्ट बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है। एक हमें एक ना फेयर मतलब कि बिना धोखाधड़ी के काम करना जो भी करें, विच कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। जो इस चीज में हमारी हेल्प करता है कि लोगों के मन में ट्रस्ट बन जाए और दूसरा सस्टेन रहे, सस्टेन मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहे। हाँ भाई, अगली बात है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कंप्लाइंग विद द लॉ एंड रेगुलेशन। देखो जो मैनेजमेंट है, तो सबसे बड़ी इसकी बात क्या है, इन्हें ना जो भी लीगल चीज है उन सबको ध्यान रख के चलना होता है। लेकिन अगर बिना लीगल चीज को ध्यान रख के चलेंगे तो इसका बिजनेस का कभी भी बंद किया जा सकता है, ठीक है। कंप्लाइंग विद द लॉ एंड रेगुलेशन, अवॉइडिंग लीगल एक इसमें भी रिपरक्यूशंस है, ठीक है। रिपरक्यूशंस इसका मतलब नॉर्मली है कि किसी भी लीगल चीज से, जो इलीगल चीज है उससे बच के चलना, ठीक है। अगला वैसा भाई इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू क्रिएट वेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विच बेनिफिट सोसाइटी, सोसाइटी से बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। जनरेट जॉब, भाई अगला क्या है, उन्हें जॉब जनरेट करनी चाहिए, ठीक। एंड सपोर्ट कम्युनिटी वेलबिंग, और जो समाज के लोग हैं उन सबको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। भाई ऐसे भी बात क्या है कि जो अगला बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारा सारा ना इसको बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम फ्ली ट्रैपोनिक, ठीक। फ्लिप फ्लिप ट्रैपोनिक है, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉरंटली गिविंग बैक टू द कम्युनिटी चैरिटेबल, तो इसे मानो इसको बोल सकते हैं, तो इस वर्ड को इग्नोर मारते हुए हम ना बोल सकते हैं कि एक तरीके से मानो सोशल, ठीक है। इसको हम सोशल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ना अलग सा वर्ड है, ठीक, देख के समझें इसको। फिर भाई अगली बात करते हैं कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर पे, वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है। उसके वजह में अगला है मतलब कि फॉर ट्रस्ट, ठीक है। और ये किसके लिए भाई, इतने नॉर्मली बात ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक। तो भाई देखो जितनी बातें मैंने बताई ना, ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, इसमें से 4 से 5 मार्क्स आता है, ठीक है। इसलिए चैप्टर थोड़ा लाइटली पढ़ाया गया है। अगर नॉर्मली बोला जाए ना, इसमें कुछ कुछ बस वर्ड्स ऐसे हैं जिसको तुम्हें समझना है, ठीक है। और 4 से 5 मार्क्स का चैप्टर आता अगर आएगा तो, ठीक है। फिर जाके ना जो हमारे पास जो इसकी, अगर देखो जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको समझने के लिए तुम्हें ये वाला चैप्टर आना जरूर चाहिए। अगर तुम इस चैप्टर को कवर नहीं करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत जरूर आएगी। और जितनी भी तुम्हारे इसकी वीडियो में सारी सारी वन शॉट बनेगी, ठीक है। और फिर जाके जब जितने भी जो चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे, फिर जाके तुम्हें क्या है, देखो जब तुम्हारे जब चैप्टर खत्म होने सारे सारे, फिर जाके जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे बताऊंगा। और भाई ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक गारंटी बोल रहा हूँ तुम्हारे एग्जाम में आएंगे जरूर, ठीक। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।